राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्रोसेस के फर्स्ट पार्ट में हमने प्रोसेस का इंट्रोडक्शन किया था, तो आज हम उसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। उसमें हम करेंगे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एंड द स्टेट्स ऑफ प्रोसेसेस। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस। पीसीबी को ना हम प्रोसेस का कंटेक्स्ट भी बोलते हैं, क्योंकि एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है ना, जो जो रिक्वायरमेंट्स होती है डिवाइसेस की, सॉफ्टवेयर्स की, डाटा की, इंफॉर्मेशन की, वो सारा का सारा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक हैंडल करती है। उन सब चीज़ों को मैनेज करती है, मेमोरी, स्पेस, एड्रेस। तो सारी चीज़ें कौन हैंडल करता है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एक डायग्राम बना हुआ है। सबसे लास्ट में मेन मेमोरी, देन हमारा प्रोसेसेस है, उसके बाद आता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पीसीबी हमारे कहाँ पे स्टोर होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर स्टोर होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारे होते हैं डाटा स्ट्रक्चर्स। डाटा स्ट्रक्चर्स की जो लिंक लिस्ट होती है, वहाँ पे हम पीसीबीज को स्टोर करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हमारी क्या होती है? डाटा स्ट्रक्चर यूज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू मैनेज एंड रेगुलेट प्रोसेसेस। तो हम डाटा स्ट्रक्चर को के द्वारा यूज़ करके ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज और रेगुलेट करते हैं प्रोसेसेस को। इसीलिए इसमें पीसीबीज को लिंक लिस्ट के अंदर स्टोर किया जाता है, वहाँ पे उसको स्पेस प्रोवाइड करवाया जाता है। उसके बाद हमारा आ जाता है क्रिएशन। तो ए पीसीबी इज क्रिएटेड विद द क्रिएशन ऑफ ए प्रोसेस। जैसे ही कोई प्रोसेस क्रिएट होती है, उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, उसका रनिंग स्टेट स्टार्ट होता है, तो पीसीबी अपने आप क्रिएट हो जाते हैं। हर एक प्रोसेस का एक अपना खुद का एक पीसीबी होता है। ये बहुत ही क्रूशियल होता है फॉर एफिशिएंट मेमोरी एंड सिस्टम रिसोर्स यूसेज के लिए। सिस्टम रिसोर्सेज और मेमोरी को एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए, उनके यूसेज को मैनेज करने के लिए प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो हमें सीपीयू में पीसीबी की रिक्वायरमेंट्स क्यों होती है? क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन पीसीबी के अंदर स्टोर होती है ना, वो सीपीयू को प्रोसेस एग्जीक्यूशन के टाइम पे रिक्वायर्ड होती है। ज़रूरत पड़ती है सीपीयू को फेच करने के लिए डाटा, वैल्यूज़, इन्फॉर्मेशन जो भी पीसीबी के अंदर स्टोर होती है। पीसीबी की लोकेशन कहाँ पे होती है? मेन मेमोरी के अंदर होती है। हर एक प्रोसेस के पीसीबी की मेन मेमोरी के अंदर होती है। और इसकी यूनिकनेस क्या है कि ये हर एक प्रोसेस के लिए हर एक वन पीसीबी की ज़रूरत होती है। ये नहीं है कि एक पीसीबी से हम कई प्रोसेस को हैंडल कर सकते हैं, नहीं। हर एक प्रोसेस का अपना एक खुद का पीसीबी होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है। और इसका स्ट्रक्चर वही डाटा स्ट्रक्चर में कि ऑल प्रोसेसेस आर प्रेजेंट इन ए लिंक लिस्ट। हर एक प्रोसेस, सारी प्रोसेसेस के पीसीबीज जो प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? डाटा स्ट्रक्चर के अंदर लिंक लिस्ट में होते हैं। उसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जो हम प्रोसेस के अंदर पढ़ चुके हैं कि प्रोसेस स्टेट क्या होती है, प्रोसेस आईडी क्या होती है, वहाँ पे, और ये इनका मीनिंग सेम ही है, ये दोबारा से रिपीट हो चुकी है। तो इसीलिए वो वीडियो जाके आप सभी ज़रूर देखना। उसके बाद आ जाता है कि पीसीबी किन किन ऑपरेशंस में हमारी हेल्प करता है। पीसीबी की हेल्प से हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं हमारे सीपीयू के अंदर। तो सबसे पहला आता है प्रोसेस शेड्यूलिंग, प्रोसेस को शेड्यूल करता है। उसके बाद ये होता है मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग में हमारी हेल्प करता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है इसका कंटेक्स्ट स्विचिंग। एंड द लास्ट वन इज रिसोर्स शेयरिंग। तो हम कुछ कंटेक्स्ट स्विचिंग के स्टेप्स पढ़ते हैं सबसे पहले कि कंटेक्स्ट स्विचिंग कैसे होती है। जो सबसे पहली कंटेक्स्ट स्विचिंग होता है ना, उसमें क्या होता है कि जो प्रोसेस स्टेट है ना, वो अपने आप को सीपीयू रजिस्टर्स के अंदर सेव कर लेते हैं। कोई भी स्टेट होगी, जैसे रेडी होगी, रनिंग होगी, क्यू, वेटिंग, टर्मिनेटिंग, जो भी होता है, कोई भी स्टेट प्रोसेस की होती है, सबसे पहले तो न्यू वाली होती है, तो उसको हम कहाँ स्टेट सेव करते हैं? सीपीयू रजिस्टर्स के अंदर सेव कर लेते हैं। फिर उसी की एक कॉपी कहाँ स्टोर कर देते हैं? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर। उसी प्रोसेस की एक कॉपी हम पीसीबी के अंदर स्टोर कर देते हैं। तो जैसे ही सीपीयू स्विच करता है वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस, तो फिर जो सीपीयू को इंस्ट्रक्शंस, डाटा या फिर कोई भी वैल्यू फेच करनी होती है, तो वो पीसीबी से फेच करता है रेदर देन प्रोसेस स्टेट। तो पीसीबी को सीपीयू को पीसीबी की रिक्वायरमेंट इसीलिए होती है ताकि वो इन्फॉर्मेशन और वो डाटा और वैल्यू पीसीबी से फेच कर सके प्रोसेसेस को स्विच करने के लिए वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस। और जैसे ही सीपीयू का टास्क कंप्लीट हो जाता है, एग्जीक्यूट कर लेता है वो अपनी सारी की सारी प्रोसेसेस को, तो वो जो
प्रोसेस की प्रीवियस स्टेट थी ना, वो उसको उसी में रिस्टोर कर देता है, वो पहले ही जैसे स्टेट में उसको रिटर्न कर देता है। अब हमारा आ जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना इस टॉपिक का, वो हमारी आती है प्रोसेस स्टेट्स। यहाँ से हमें डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, हमारी टोटल स्टेट्स कितनी होती हैं, मिनिमम स्टेट्स कितनी होती है, मैक्सिमम स्टेट्स कितनी होती है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर। और अगर हमें ये डायग्राम समझ में नहीं आएगा ना, तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं है प्रोसेस स्टेट्स को पढ़ने का ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका प्रोसेस स्टेट्स। बहुत ही सिंपल और इजी है, बस ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी में हमारे पास 3 स्टेट्स होती हैं, जैसे कि ये रही। मैं जहाँ जहाँ कर्सर को लेके जा रही हूँ, आपका ध्यान वहीं होना चाहिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे हमने फर्स्ट कॉलम को उठाया सेकेंडरी मेमोरी के, सेकेंडरी मेमोरी में हमारी 3 स्टेट्स होती हैं, न्यू, सस्पेंडेड रेडी एंड सस्पेंडेड ब्लॉक। उसके बाद हमारा आ जाता है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में हमारी स्टेट्स होती है रेडी, रनिंग एंड ब्लॉक स्टेट। और सबसे लास्ट में हमारा आ जाता है एग्जिट। जैसे ही कोई टास्क या एग्जीक्यूशन कंप्लीट होती है, कोई भी प्रोसेस का कोई भी हमारा टास्क या जॉब फिनिश हो जाती है, तो उसको हम एग्जिट कर देते हैं या फिर टर्मिनेट कर देते हैं, वो रिलीज हो जाती है वहाँ से। सबसे पहले हम किसी एक नई प्रोसेस को क्रिएट करते हैं, फिर उसको सेकेंडरी मेमोरी में सेव करते हैं, और रेडी में मतलब मेन मेमोरी में लोड करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी में उसे वेट करना पड़ता है कि कब हम उसको रेडी के लिए मेन मेमोरी के अंदर लोड करेंगे। फिर रेडी से रनिंग में जाना होता है, उस प्रोसेस को रेडी में उसे एक लाइन में लगना पड़ता है कि उसके आगे जितनी भी प्रोसेसेस हैं उनके बाद उसका नंबर आएगा, तो फिर हमें रेडी क्यू में वेट करना पड़ता है। अगर सारा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का और हार्डवेयर वर्क उसने कंप्लीट कर रखा है, तो रनिंग में अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके वो एग्जिट हो जाएगी, उसको रिलीज कर दिया जाएगा। वहीं अगर उसे बाद में यूज़र से किसी आउटपुट की ज़रूरत पड़ती है, किसी इनपुट आउटपुट हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है कि भाई मुझे अभी और काम करवाना है, इसमें और काफ़ी इनपुट्स चाहिए मुझे अपने फाइनल रिजल्ट तक पहुंचने के लिए, तो उसे ब्लॉक्ड स्टेट में डाल दिया जाता है। फिर उसको जैसे ही इनपुट आउटपुट की उसकी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होती है, वो फिर से रेडी क्यू में चली जाती है। वहीं से अगर उसको और भी ज़्यादा अगर यूज़र्स के एक्सेस की ज़रूरत पड़ रही है, तो उसको सस्पेंडेड ब्लॉक में डाल दिया जाता है, फिर से सेकेंडरी मेमोरी में। तो सेकेंडरी मेमोरी से फिर वो सस्पेंडेड रेडी में जाके फिर से रेडी में मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र होती है। तो ये सारा सर्कल ऐसे चलता है। एक यहाँ पे है मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम आउट। जैसे ही किसी प्रोसेस का अगर फिक्स टाइमिंग होती है कि किसी भी प्रोसेस को सीपीयू सिर्फ 3 सेकंड, 4 सेकंड या 5 सेकंड के लिए ही मिलेगा, और उसका इनपुट आउटपुट हार्डवेयर डिवाइसेस का सारा काम कंप्लीट है, उसको टास्क के लिए सिर्फ सीपीयू की ज़रूरत है, तो उसका टाइम आउट होते ही वो फिर से रेडी क्यू में चली जाएगी, क्योंकि सीपीयू को बाकी प्रोसेसेस को भी टाइम देना होता है। तो इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया कि अगर रनिंग में किसी प्रोसेस का टाइम आउट हो जाता है, तो वो फिर से रेडी क्यू में चली जाती है, और रेडी क्यू से जैसे ही दोबारा उसका नंबर आता है दूसरी प्रोसेस की, तो फिर हम रनिंग में फिर से उसको एग्जीक्यूशन के लिए ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये थी हमारी बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोसेस स्टेट्स। अब हम बात करते हैं इन स्टेट्स की थोड़ी डेफिनेशंस के साथ। जैसे न्यू स्टेट है, प्रोसेस इज क्रिएटेड इन सेकेंडरी मेमोरी awaiting लोडिंग इनटू मेन मेमोरी बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि अभी आप सभी ने पढ़ा था, मैंने बताया था कि कोई भी प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी में क्रिएट होती है, लेकिन उसको वेट करना पड़ता है ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा मेन मेमोरी में लोड किए जाने का। रेडी स्टेट के अंदर आ जाएगा हमारा प्रोसेस इज लोडेड इनटू मेन मेमोरी एंड क्यूड फॉर सीपीयू एग्जीक्यूशन इन दी रेडी क्यू। कि अब प्रोसेस को तो हमने मेन मेमोरी में लोड कर दिया है, लेकिन उसे एक लाइन में लगना पड़ेगा कि भाई जब मेरा नंबर आएगा ना, मुझे तभी सीपीयू मिलेगा। मेरे से पहले आगे 2-3 प्रोसेस और लाइन में खड़ी है, तो पहले सीपीयू उनको एग्जीक्यूट करेगा, उनका टास्क कंप्लीट करेगा, तो इसीलिए उसे एक लाइन में वेट करना पड़ता है। थर्ड वन आ जाता है हमारा रन स्टेट। सीपीयू एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस ऑफ द चूजन प्रोसेस फ्रॉम द रेडी क्यू। रनिंग स्टेट में पहले वही प्रोसेस जाती है जो लाइन में पहले लगी हुई है, कि सीपीयू जो जो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी क्यू से चूज करता है ना, तो पहले वो प्रोसेस भी उन्हीं को करता है, एग्जीक्यूट भी उन्हीं को करता है। जिस प्रोसेस का जितने टाइम के लिए टाइम पीरियड अलॉट होता है, कोई रिसोर्स अलोकेशन होती है या सीपीयू को एग्जीक्यूशंस करनी होती हैं, तो वो रेडी क्यू से ही हर एक प्रोसेस को लेके आता है वहाँ से। फोर्थ हमारी आ जाती है ब्लॉक्ड एंड वेट स्टेट। प्रोसेस वेट्स फॉर इनपुट आउटपुट यूजर इनपुट और एक्सेस टू ए लॉक्ड रिसोर्स विदाउट नीडिंग सीपीयू।
अब इसमें हम क्यों जाते हैं, ब्लॉक और वेट स्टेट में कोई भी प्रोसेस इसलिए ट्रांसफ़र की जाती है क्योंकि यहाँ पे उसे सीपीयू की ज़रूरत नहीं है, उसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की चाहिए या फिर यूज़र से कोई इनपुट चाहिए ताकि वो अपने आगे प्रोसेस में एग्जीक्यूशन कर सकें। कोई इनपुट में डाटा चाहिए होती है, कोई इंस्ट्रक्शंस या इन्फॉर्मेशन उसके बाद ताकि उसकी प्रोसेसिंग हो सके। टर्मिनेशन और कंप्लीशन स्टेट में आ जाता है कि या तो हमारी प्रोसेस ख़त्म हो चुकी है या फिर हमारा पीसीबी डिलीट हो चुका है या फिर हमने जो रिसोर्स अलॉट किए थे, अलोकेटेड किए थे हमने उन प्रोसेसेस को, वो अपना काम ख़त्म कर चुके, रिलीज़ हो चुके हैं वहाँ से। तो उस स्टेट को हम टर्मिनेट या फिर कंप्लीट स्टेट बोलते हैं। सबसे सेकंड लास्ट हमारी आ जाती है सस्पेंडेड रेडी। जब एक प्रोसेस रेडी स्टेट में होती है तो उसको बाहर निकाल के सेकेंडरी स्टोरेज में डाला जाता है एंड फिर से वो रेडी स्टेट के अंदर आ जाती है, मेन मेमोरी से लाया जाता है उसे, तो वो हमारी सस्पेंडेड रेडी आ जाती है। लाइक प्रोसेस इन रेडी स्टेट स्वेप्ड आउट टू सेकेंडरी स्टोरेज कैन रिटर्न टू रेडी स्टेट व्हेन ब्रॉट बैक टू दी मेन मेमोरी। और सबसे लास्ट आ जाती है हमारी सस्पेंडेड वेट और सस्पेंडेड ब्लॉक। प्रोसेस वेटिंग इन सेकेंडरी स्टोरेज ड्यू टू इनपुट आउटपुट और मेमोरी कंस्ट्रेंट्स कैन रिटर्न टू रेडी और ब्लॉक्ड स्टेट अपॉन कंप्लीशन। इसमें बोलते हैं कि सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर प्रोसेस ना वेट कर रही होती है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का या फिर मेमोरी का कोई स्पेस, वर्चुअल एड्रेस वगैरह, कोई मेमोरी का कोई कॉन्स्टेंट्स चाहिए होता है, तो उसे फिर से रिटर्न किया जाता है रेडी या फिर ब्लॉक स्टेट में। जैसे ही वो काम उसका इनपुट आउटपुट का मेमोरी कंस्ट्रेंट का कंप्लीट हो जाता है तो उसको सस्पेंडेड वेट या सस्पेंडेड ब्लॉक से एक्टिवेटेड या फिर रेडी स्टेट में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये हमारी कुछ स्टेट्स थी। अब इन स्टेट से रिलेटेड ना जो क्वेश्चंस डायरेक्ट हमें देखने को मिलते हैं ना, उनसे रिलेटेड कुछ डायरेक्ट यहाँ पे लाइंस लिखी हुई हैं, बहुत अच्छे से पढ़ना। अगर हमारे सीपीयू का यूनी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है, मतलब एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकती है, सीपीयू सिर्फ एक ही प्रोसेस को मिलेगा, उसमें हमारी नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होती हैं, 4 होती हैं टोटल, न्यू, रनिंग, वेटिंग एंड टर्मिनेटिंग। तो ये हमें अगर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि यूनिट प्रोग्रामिंग में हमारे सीपीयू की टोटल स्टेट्स कितनी होती है, 4 होती हैं, और मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होती है, 3 होती हैं, और मैक्सिमम कितनी होती है, 4 होती है। मिनिमम में कौन कौन सी आ जाएगी, सिर्फ न्यू, रनिंग एंड टर्मिनेट, यहाँ पे वेटिंग वाली नहीं आएगी इसमें। वहीं अगर हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट होता है सीपीयू का, तो हमारी स्टेट्स कितनी कौन सी आ जाती हैं, न्यू स्टेट आ जाती है, रेडी आ जाएगी, रन आ जाएगी, टर्मिनेट आ जाएगी। उसमें वेटिंग था और इसमें रेडी स्टेट आ जाती है हमारी। यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स 4 होती हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स थ्रू विच ए प्रोसेस कंपल्सरी गोज थ्रू इज 4। बट अगर इसमें इनपुट आउटपुट के ऑपरेशंस की रिक्वायरमेंट हो किसी भी प्रोसेस के अंदर, तो हमारी मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट 5 होती हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट कितनी होती हैं, 7 होती है। इस चीज़ को ध्यान रखना कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए अगर रिक्वायरमेंट पूछी गई है तो हमारी मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स 5 होंगे और मैक्सिमम हमारी 7 होंगी। उसके बाद हमारा एक डिफरेंस आ जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो बहुत ही ज़्यादा है। इसके डायरेक्ट एल्गोरिथम्स पे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। शेड्यूलिंग में हमारे 2 टाइप्स आते हैं, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एंड नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। प्रिमिटिव का मतलब होता है छीना झपटी करना, ज़बरदस्ती, कि मेरा काम नहीं रुकना चाहिए, चाहे दूसरे से मुझे किसी भी हार्डवेयर को, डिवाइस को या प्रोसेस को छीनना पड़े। लाइक इसमें प्रोसेस इंटरप्शन में लिखा हुआ है कि यू कैन इंटरप्ट द करंट प्रोसेस एट एनी टाइम, कि आप किसी भी प्रोसेस में इंटरप्ट कर सकते हो। कोई भी प्रोसेस अगर अपना काम करवा रही है और आपको किसी डिवाइस की, हार्डवेयर की किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप उससे छीन सकते हो उसको स्टॉप करके। बट वहीं अगर नॉन प्रिमिटिव में आए तो यू कैन नॉट स्टॉप ऑन गोइंग प्रोसेसेस, यू मस्ट वेट फॉर द करंट प्रोसेस टू टर्मिनेट और स्विच टू स्टैंड बाय। इसके अंदर हमें वेट करना पड़ता है, इसमें हम छीना झपटी नहीं कर सकते किसी के भी साथ। जब तक वो प्रोसेस खुद से उनको फ्री नहीं करती है या फिर उसका टास्क जो है कंप्लीट नहीं होता है, वो अपनी प्रोसेस को टर्मिनेट नहीं करती, तब तक हमें वेट करना पड़ेगा किसी भी रिसोर्स का या फिर सीपीयू का। उसके बाद हमारा आ जाता है रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन में हमारा क्या होता है कि प्रिमिटिव में हमारी होती है लो प्रायोरिटी प्रोसेस माइट नॉट रिसीव एडिक्वेट रिसोर्सेज ड्यू टू हाई प्रायोरिटी प्रोसेसेस टेकिंग देयर प्लेस, कि अगर किसी प्रोसेस की प्रायोरिटी बहुत ही लो है तो उसे रिसोर्सेज इतनी जल्दी से अलॉट नहीं होते। पहले हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस अपना टास्क कंप्लीट करेगी, उसके बाद ही लो प्रायोरिटी वाली को वो ट्रांसफ़र करेगी, वरना नहीं करेगी। वहीं अगर नॉन प्रिमिटिव की बात आ जाए, इफ़ प्रोसेसेस विद लॉन्ग बर्स्ट टाइम्स मोनोपोलाइज सीपीयू रिसोर्सेज अदर प्रोसेसेस माइट स्टारवेशन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर यहाँ पे बहुत लंबे वाली, अब जैसे
ट्रैफिक में जो पहले गाड़ियाँ होती हैं वो तो निकल जाती है, लेकिन पीछे वाले को बहुत वेट करना पड़ता है, धीरे 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 धीरे। तो जो पीछे वाले हैं उनको सफ़र करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो इसमें भी नॉन प्रिम्प्टिव में भी यही होता है कि इसमें कोई प्रायोरिटाइज नहीं होता। अगर सबसे छोटे वाली जॉब पीछे है जो कि 2 सेकंड में कंप्लीट हो सकती है, और वहीं उसके आगे 15-20 सेकंड वाली एक कोई जॉब लगी है, तो जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाएगी वो छोटी वाली को सफ़र करना ही पड़ेगा। तो वो हमारी आ जाती है स्टारवेशन के अंदर। थर्ड वन हमारा आ जाता है ओवरहेड परफॉर्मेंस। मतलब प्रिम्प्टिव में क्या होता है कि ओवरहेड्स अलाउज ए प्रोसेस टू स्विच फ्रॉम इट्स करंट स्टेट टू वेटिंग और रेडी। इसमें हम स्विच कर सकते हैं कि हम अगर वेटिंग स्टेट पे है तो रेडी स्टेट में चले जाते हैं, और रेडी से फिर रनिंग में, रनिंग से फिर हमारा टर्मिनेट हो जाता है। वहीं अगर नॉन प्रिम्प्टिव की बात हो जाए तो इसमें कोई ओवरहेड नहीं होता। इसका स्टाइल डज नॉट कंटेन ओवरहेड्स। इसमें जैसे चल रहा है ना वो वैसे ही चलेगा, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? द इनक्रेडिबल फ्लेक्सिबल शेड्यूल अलाउज यू टू इंटरप्ट और पॉज प्रोसेसेस इजीली। प्रिम्प्टिव में हम कभी भी किसी भी प्रोसेस को रोक सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं, या मेथड्स के हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। वहीं अगर हम नॉन प्रिम्प्टिव की बात करें तो नहीं, इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर कोई फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होएगा, पहले आया तो पहले ही जाएगा वो, और लास्ट में आया तो लास्ट में ही जाएगा। अगर कोई लॉन्ग जॉब प्रोसेस पहले है तो वो पहले उसी को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद नेक्स्ट वन का नंबर आएगा। तो ये फ्लेक्सिबल नहीं होता, ये एक सीक्वेंस में ही चलती है। उसके बाद आ जाता है हमारा सीपीयू मोनोपोलाइजेशन। सिंस प्रिमिटिव शेड्यूलिंग मॉडिफाइज प्रोसेस क्यूज, इट ओवरवर्क्स द सीपीयू। तो अभी इसमें कंटेक्स्ट स्विचिंग चलती रहती है, ये प्रोसेसेस को मॉडिफाई कर देती है। हाईएस्ट प्रायोरिटी है तो पहले ट्रांसफ़र हो जाती है, लोअर है तो बाद में कर देती है उसको। तो इसमें चेंजेस चलता रहता है, तो इसलिए सीपीयू का जो वर्क है ना वो लोड हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, उसको आइडियल नहीं रहने देता, उस पर बर्डन हो जाता है सीपीयू पे। वहीं अगर नॉन प्रिमिटिव की बात करें तो लेस सीपीयू स्पेस एंड एनर्जी आर यूज्ड, क्योंकि इसमें जो सीक्वेंस में आते हैं उसी में परफॉर्म होती हैं, तो इसीलिए इसके जो सीपीयू की एनर्जी है उसके कंपैरिजन बहुत ही कम यूज़ होती है। फिर हमारा आ जाता है सबसे लास्ट की, इनके अंदर एल्गोरिथम्स कौन कौन से होते हैं। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में होते हैं 3 एल्गोरिथम, प्रायोरिटी, राउंड रॉबिन एंड शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। इन एल्गोरिथम पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। और नॉन प्रिमिटिव की शेड्यूलिंग में आते हैं प्रायोरिटी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एंड शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। एक लॉन्गेस्ट भी आती है, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट। एंड सबसे लास्ट आता है हमारा रिस्पॉन्स टाइम। तो जो प्रिमिटिव का होता है वो बहुत ही लोअर रिस्पॉन्स टाइम होता है, बहुत ही कम टाइम में रिस्पॉन्स करता है ये, और इसका जो नॉन प्रिमिटिव का बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स टाइम लेता है ये कोई भी टास्क को परफॉर्म करने में या फिर कंप्लीट करने में। तो आज हमारा कंप्लीट होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एंड प्रोसेस स्टेट्स। कल हम डिस्कस करेंगे इन्हीं पे प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एंड नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम्स पे, और साथ में इनके एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच गाइस। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। राधे राधे।